हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? बताइए भाई। जीविका स्थिरक, कौन सा आंसर आएगा बेटा? जीविका स्थिरक। ठीक है। जीविका योजना के जीविका स्थिरक पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। अगला क्वेश्चन है, पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एरिस्टोक्रेट ने की थी। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भैया? ये संवर्धित उत्पाद का उदाहरण होता है बेटा। किसका उदाहरण है? संवर्धित उत्पाद का उदाहरण है। संवर्धित उत्पाद वे होते हैं जो काफ़ी अनुसंधान के बाद कुछ नया व उच्च कोटि का उत्पाद देते हैं भैया। कुछ नया भी देते हैं और कुछ उच्च कोटि का उत्पाद देते हैं। उन उत्पादों को बोलते हैं हम संवर्धित उत्पाद। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? ये चौथा आंसर आपका विपणन अवधारणा। कौन सा? विपणन अवधारणा। देखो, विपणन अवधारणा में क्या होता है? इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की रुचि व फैशन के अनुसार माल का निर्माण कराया जाता है। उपभोक्ताओं की रुचि और उनका जो फैशन है उसके अनुसार माल का निर्माण कराया जाता है। ठीक है। उत्पाद को रूप में व्यक्त किया जाता है। आउटपुट इनपुट, बिल्कुल इसी के रूप में, पहले ही आंसर सही लगा दीजिए। आउटपुट इनपुट के रूप में व्यक्त किया जाता है किसी उत्पाद को। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल के लिए होते हैं। इसका इस्तेमाल डी आंसर आएगा बेटा, है ना। आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। ठीक है, आय कितनी है, व्यय कितना है, इसका पता लगाने के लिए जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई और इसका इस्तेमाल आवक आपूर्ति व परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए होता है। संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? तो भैया देखो, अगर आपको लोगों को प्रभावित करना है तो आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये इसमें संगठन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेंगे आप और लोगों को प्रभावित भी कर लेंगे। किसके माध्यम से? नेतृत्व के माध्यम से, नेतृत्व करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ है बैंक ऋण, ओवरड्राफ्ट, प्रतिकूल शेष या अनुकूल शेष? अनुकूल शेष। सा आंसर बिल्कुल सही है, अनुकूल शेष होता है भैया। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष। रोकड़ बही में डेबिट शेष का अर्थ होता है अनुकूल शेष। एक संगठन जो पहले अपनी गतिविधि के रूप में एक कार्य को करता था, मतलब सिर्फ एक ही कार्य करता था अपनी गतिविधि के रूप में, वो अब दूसरी कंपनी जो कि मुख्यतः विदेश से है को अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहने का निर्णय लेता है कि यार मेरा काम तुम पूरा कर दो। विदेशी कंपनी से बोलता है वो, और एक संविदा में प्रविष्ट करता है। एक संविदा में प्रविष्ट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं बर्खास्त करना या बहिस्रोतन। बहिस्रोत विदेश का मामला है भैया, बहिस्रोतन एक तरह का, है ना, बहिस्रोतन। बहिस्रोतन आउटसोर्सिंग व्यवसाय की दुनिया में एक आधुनिक कंप्यूटराइज्ड तकनीक है भैया। बहिस्रोतन क्या है? या बहिस्रोतन आउटसोर्सिंग व्यवसाय जो होता है, जो बाहर आप व्यवसाय करते हैं, उस बाहर की दुनिया में एक आधुनिक कंप्यूटराइज्ड तकनीक है। आधुनिक कंप्यूटराइज्ड तकनीक है। जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहा जाता है। जो जर्नल खाता होता है उसको किस में कन्वर्ट करना है? बही खाता में स्थानांतरित करना है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भैया? संतुलन करना, जर्नलाइज विश्लेषण करना, या प्रविष्टि कहते हैं बेटा इसको। आंसर डी आएगा हमारा। क्या आएगा? डी, प्रविष्टि। ठीक है ना, बिल्कुल। प्रविष्टि उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके माध्यम से जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? चतुर्थ चरण कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान। अवलोकन चरण, व्यवहार प्रतिक्रिया, व्याख्या चरण या उद्दीपन का चयन? व्याख्या चरण होता है भैया। चतुर्थ चरण जो होता है वो व्याख्या निर्वाचन का चरण होता है। ठीक है, ये हमारा सा आंसर आ गया।
फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है। लाभप्रदाता और जोखिम, है ना, कौन सा आंसर है? लाभप्रदाता और जोखिम। फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधन के बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना कौन करता है? लाभप्रदाता और जोखिम के बीच में एक समझौताकारी समन्वय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वित्तीय विवरण में शामिल है। वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है भाई? तो पहला केवल लाभ एवं हानि, केवल बैलेंस शीट, केवल नकदी प्रवाह का विवरण या उपरोक्त सभी, सब शामिल है भैया। वित्तीय विवरण में सब शामिल होते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट तथा नकदी प्रवाह का वितरण सभी वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। EOQ का संक्षिप्त रूप है, EOQ का संक्षिप्त रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, पहला आंसर ही सही है हमारा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का संक्षिप्त रूप है। EOQ का विस्तृत रूप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। ऊंची संरचना, पहला आंसर है आपका, बिल्कुल राइट है, ऊंची संरचना। ठीक है ना, ये कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। नियंत्रण का जो संकीर्ण विस्तृत विस्तार होता है उसको संदर्भित करती है कौन? ऊंची संरचना। नकदी प्रवाह विवरण नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। नगद प्रवाह को इनके आधार पर वर्गीकृत करता है। नकदी प्रवाह का जो विवरण होता है वो नगद प्रवाह को इनके आधार पर, किसके आधार पर वर्गीकृत करता है? केवल परिचालन गतिविधियों के आधार पर, या केवल परिचालन और वित्तीय गतिविधियों के आधार पर, या केवल परिचालन और निवेश गतिविधियों के आधार पर, या परिचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों के आधार पर। बिल्कुल डी आंसर पर चले जाइए। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा डी आंसर। ठीक है, ओके। जब एक प्रबंधक बाहर संगठन के अंदर की सूचना, मतलब संगठन के अंदर की सूचनाएं कहाँ? बाहर उसकी जानकारी देता है, अंदर की सूचनाओं की बाहर जानकारी देता है या पहुंचाता है, तो वो निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका अदा कर रहा होता है? प्रवक्ता की भूमिका, नेतृत्व की, या फिर योजना की, या बिक्री की? प्रवक्ता है भैया, वो जानकारी दे रहा है तो प्रवक्ता बने ना। जैसे किसी का आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टियां हैं, है ना, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता होते हैं। तो उनके अंदर, पार्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें हम अच्छा काम हो रहा है वो अपने प्रवक्ता देते हैं कि नहीं देते हैं? हर पार्टी का अपना एक प्रवक्ता होता है ना। वो लोग क्या करते हैं? वो सूचना देते हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। तो यही है, बाहर संगठन के बाहर सूचनाएं दे रहा है ना, तो प्रवक्ता का काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकृत व्यक्ति होता है कौन? प्रवक्ता एक अधिकृत व्यक्ति होता है जो संगठन की सूचनाएं बाहरी लोगों तक पहुंचाता है। संगठन ने उसको अधिकार दिया होता है। लाभप्रदाता सूचकांक को भी कहा जाता है। लाभप्रदाता सूचकांक को क्या कहा जाता है भैया? NRR, IRR, NPV, लागत, लाभ लागत अनुपात कहते हैं भैया। डी, लाभ प्रदाता से ही पता लग रहा है कि लाभ लागत अनुपात है ना। ओके, लाभ प्रदाता सूचकांक को लाभ लागत अनुपात भी कहा जाता है। बंध पत्र, डिबेंचर एवं आवधिक कर्ज इसके हिस्से हैं। वर्तमान देनदारियों के, वर्तमान परिसंपत्ति के, दीर्घकालीन देनदारियों के, निवेश के। दीर्घकालीन देनदारियों के, किनके हिस्से भाई? दीर्घकालीन देनदारियों के हिस्से होते हैं। बंध पत्र, डिबेंचर व आवधिक कर्ज होते हैं, दीर्घकालिक देनदारियों के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड यानी कि एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड वर्ष 2015-16 के लिए PML दोनों प्रकार के खाता तैयार करती है या इसका अनुसरण कर रहा है? किसका अनुसरण कर रहा है भैया? समय है तो 2015-16, तो समय अवधि अवधारणा है, समय अवधि की अवधारणा का प्रदर्शन करता है या अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अंतिम खाते एक समय अवधि में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण संबंधित है? व्यक्ति का कार्य, है ना, कि आप है, आपका कार्य के प्रति आपका सामान्य दृष्टिकोण क्या है? इनमें से क्या बताएगा? संगठनात्मक प्रतिबद्धता, कार्य संतुष्टि, कार्य में भागीदारी, या संगठनात्मक व्यवहार? कार्य संतुष्टि, आप अपने कार्य से संतुष्ट है कि नहीं है? कार्य संतुष्टि। ओके, कार्य संतुष्टि उसके कार्य के प्रति व्यक्ति के सामान्य दृष्टिकोण से संबंधित है भैया, कि वो अपने कार्य के प्रति क्या सोचता है, क्या दृष्टिकोण रखता है ना। ओके, EBU इसे संदर्भित करता है। EBU इसे संदर्भित करता है, सामरिक व्यवसाय इकाई है भैया। ये पहला ही आंसर सही है आपका, सामरिक व्यवसाय इकाई है EBU।
ये भी सामरिक व्यवसाय का इसको संदर्भ करता है, अतः उत्तर आ उपयुक्त है। अपुष्ट समाचार, जिसकी पुष्टि नहीं होती है वैसा समाचार क्या कहलाता है? अपुष्ट समाचार। ग्रेप वाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है भाई। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। अपुष्ट समाचार, ग्रेप वाइन को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है। कुछ प्रबंधक अपने फायदे के लिए अपुष्ट समाचार का इस्तेमाल करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अपुष्ट समाचार अक्सर हानिकारक अफवाहों को उत्पन्न करते हैं या कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अपुष्ट समाचार असंरचित और अनौपचारिक संचार होते हैं, बिल्कुल सही है। तो मतलब पहला ही आंसर हमारा आएगा भैया। अपुष्ट समाचार को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं, तर्क ही नहीं है इसका कुछ उस मामले में, प्रश्न के संदर्भ में। अपुष्ट समाचार के संदर्भ में अपुष्ट समाचार को निरंतर प्रयास के साथ समय पर समाप्त किया जा सकता है, यही बात सही, ये सही नहीं है। यह परीक्षण करने का प्रयास करता है कि दबाव में आवेदक कैसे प्रदर्शन करता है। औपचारिक साक्षात्कार, जो आपका औपचारिक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो ये प्रयास करता है कि दबाव में आदमी कैसे प्रदर्शन करता है ना, औपचारिक साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण है? स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि हो रही है तो भैया आपका धन सही साठ जगह पे लग रहा है, काम कर रहा है आपका धन, है ना। धन का उपयोग स्थायी परिसंपत्ति में वृद्धि का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, का एक उदाहरण नहीं है? ऊर्ध्वमुखी का उदाहरण नहीं है। कारपोरेट नीति वक्तव्य भी नहीं है भैया, है ना, पहला ही आंसर आएगा। कारपोरेट नीति वक्तव्य का लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का, कारपोरेट नीति वक्तव्य ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, खत्म, ठीक है। गुड डे, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।